Hello everyone. Again we are on our lesson number 2 and I welcome you all here. तो आज हम अपने लेसन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब तक हमने जो डिस्कस किया है उस पर हम बात कर लेते हैं, जल्दी से एक गो थ्रो कर लेते हैं। तो हमने पीपल एज ए रिसोर्स को जो है स्टार्ट किया था। पीपल एज ए रिसोर्स में हमने क्या जाना, पीपल एज ए रिसोर्स क्या है, उसकी एबिलिटीज़, ह्यूमन की एबिलिटीज़ एज ए रिसोर्स जब हम यूटिलाइज करते हैं उस ह्यूमन रिसोर्स को हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। शाकार और विलास की स्टोरी से हमने समझा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है, विद द हेल्थ, विद द एजुकेशन, विद द स्किल, और किस तरीके से हेल्थ और एजुकेशन दोनों जो है एक स्किल, ये तीनों एक रोल प्ले करते हैं और इससे जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देश की प्रोग्रेस में कैसे सहायक होती है। और इंसान की, ह्यूमन की खुद की सेल्फ प्रोग्रेस तो होती ही है। तो उसके बाद हमने इसको ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने पढ़ा कि जो भी कोई काम हम करते हैं दे आर द पार्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने तीन पार्ट्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी, 3 में डिवाइड किया हुआ है। तो इन तीनों में का कंट्रीब्यूशन कहलाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में तीनों एक्टिविटी में कार्य जो है वो हो रहा है। अब इसके थ्रू हमने ये जाना कि जो एक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, चाहे वो एजुकेटेड क्वालिटी कह लीजिए या स्किल कह लीजिए, तो हेल्दी वो किसी भी देश के लिए प्रोग्रेसिव साबित हो सकती है। तो ह्यूमन कैपिटल को हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हम क्या बात करेंगे? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो अगर लिटरेट है, हेल्दी है और इस तरीके से स्किल्ड है तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है किसी भी देश के लिए। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री दैट इज़ लिटरेट, हेल्दी, दैट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज़्यादा उम्र जीती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है जीवन मृत्यु प्रत्याशा। जीवन मृत्यु प्रत्याशा का मतलब है कि एवरेज एक व्यक्ति हमारे देश में कितना जीता है। तो एवरेज एक व्यक्ति कितना जीता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन मृत्यु प्रत्याशा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हेल्थ आती है, उसके साथ साथ जो है स्किल आती हैं, हेल्थ आती है, एजुकेशन तो आती ही, आपको पता ही है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में। उसके साथ साथ जो है वो ये सभी मिल करके किसी भी देश की जनसंख्या को क्वालिटेटिव बनाते हैं, गुणात्मक बनाते हैं। किसी भी देश की जनसंख्या अगर इलिटरेट है, अनहेल्दी है, तो वो उस देश की इकोनॉमी के लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है, बोझ बन जाती है, उस देश की समस्या बन जाती है। और इसी तरीके से अब एजुकेशन का हम डिटेल में कर लेते हैं। एजुकेशन जो है, आपने शाकाल की स्टोरी से बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि शाकाल की एजुकेशन उसको कैसे फ्रूटफुल हुई और विलास की एजुकेशन ना होने के कारण वो कैसे जो है उसको इस सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो सोसाइटी को भी जो है वो फ़ायदा होता है। सोसाइटी ऑल्सो गेट बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। और इससे नेशनल इनकम तो बढ़ती है, कल्चरल रिचनेस आती है, सांस्कृतिक उन्नति होती है। और सरकार ने भी जो है बहुत प्रयास किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम या पॉलिसीज़ या जो है वो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल ऑफ द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। देश की पॉपुलेशन के गुणों को बढ़ाने के लिए अब हम यही डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने जो है वो पॉपुलेशन की स्किल को, पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए जो है वो क्या क्या किया है। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सी शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में प्रयास किए गए हैं। राशनिंग, इसमें हम पढ़ेंगे कि रिटेंशन ऑफ क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जो एलिमेंट्री, हमारी एजुकेशन के 3 लेवल होते हैं बेटा, एक प्राइमरी एलिमेंट्री जिसे कहते हैं, एक एंड देन हायर। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा, 5वीं तक की भी शिक्षा अगर किसी व्यक्ति को मिल जाती है तो वो पढ़ लिख सकता है। तो इसी तरह से एलिमेंट्री एजुकेशन पर जोर दिया गया। और बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स, गर्ल्स के लिए शिक्षा
नवोदय विद्यालय, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जिसमें छोटी मोटी जो ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, मोटर मैकेनिक हैं, आर्किटेक्ट हैं, ड्राइंग का कोर्स, ये सब कराए जाते हैं। लेडीज़ के लिए कटिंग टेलरिंग का, स्टिचिंग का ये कोर्स करवाए जाते हैं। तो वोकेशनल जिसे आप ITI कहते हैं, तो ये सब जो हैं ये एक बहुत ही अपने आप में सरकार के प्रयास अच्छे थे, जिसमें कि जो बच्चे गरीब होते हैं, वो पढ़ लिख नहीं सकते, तो उनको 10th के बाद, +2 के बाद ही व्यावसायिक जो है वो स्किल दे करके, कुछ कौशल प्राप्त करके वो कुछ ना कुछ अपना काम धंधा शुरू कर सकें। तो इस तरीके से हमारी जो 5 ईयर प्लान थी, उसमें 1/5 जो हमारी 5 ईयर प्लान थी, उसका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन भी सरकार ने बढ़ाया, ताकि हम अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सके, हमारी पॉपुलेशन जो है क्वालिटेटिव पॉपुलेशन हो सके, गुणात्मक पॉपुलेशन हो सके। तो एक्सपेंडिचर हमारा 151 करोड़ से बढ़ करके 43,825 करोड़ हो गया 10th 5 ईयर प्लान में। 5 ईयर प्लान अब तक हमारी कुल 12 थी, चली हैं, 12 के बाद बंद हो गई हैं। तो ये चीज़ क्या है 5 ईयर प्लान, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने अपने देश के सारे रिसोर्सेज को प्रयोग करके एक देश की तरक्की के लिए 5-5 साल की योजनाएं बनाई। 1951 में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना बनी। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंटेड हुई, और हमने टारगेट रखे कि आने वाले 5 साल में हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खेती में अचीवमेंट्स गोल रखे कि 9%, 8%, 2%, इस तरीके से। तो ये प्लान होती थी 5 ईयर प्लान। ये 12 5 तक हमारी चली हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने टोटल एजुकेशन में एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, जिससे हमारी GDP भी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कुल देश में जो उत्पादन हुआ वो भी बढ़कर 64% जो है हमारा 0.64% 2002 में ये भी बढ़कर हमारा इसके भी प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स आए। तो ये हम देख सकते हैं रोल ऑफ एजुकेशन। इसके साथ साथ लिटरेसी लेवल जो हमारा है, लिटरेसी एजुकेशन जो है दैट इज़ द मेन एस्पेक्ट। शिक्षा एक ह्यूमन रिसोर्स में सबसे पहला और महत्वपूर्ण एक आप कह सकते हैं एक योग्य साधन है, जिसके द्वारा हम किसी भी जनसंख्या को प्रोडक्टिव या ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिटरेसी रेट 1951 में हमारा 18% था, यू कैन सी हेयर 18%, और 2001 में ये 65% हो गया। इसमें बढ़ोतरी हुई क्योंकि हमने लिटरेसी रेट पर पैसा लगाया, लिटरेसी रेट को बढ़ाया, और लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए शिक्षा पर खर्च किए, प्राइमरी स्कूल्स खोले। तो इसी तरीके से अब आगे ये बताया गया है कि हमारी जो ये लिटरेसी रेट है, शिक्षा का स्तर है, इसको हम मेल फीमेल में भी बांट देते हैं कि कितने % पुरुष शिक्षित हैं, कितने % महिलाएं शिक्षित हैं। लिटरेसी रेट जो है ये भी अलग अलग जगहों पर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग है। जैसा कि आप जानते हैं केरला में 96% है, और मध्य प्रदेश में ये 30% है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट के रूप में जाने जाते हैं, जैसे केरला है। केरला आप यहाँ देखिए 96% के रूप में है, जबकि 30% मध्य प्रदेश या कुछ राज्यों में सिर्फ। तो प्राइमरी स्कूलों को बढ़ावा दिया गया, 5 लाख प्राइमरी स्कूल खोले गए, गांव-गांव, हर गांव में प्राइमरी स्कूल्स को एक्सपेंड करने का प्रयास किया गया। सर्व शिक्षा अभियान इसमें से एक महत्वपूर्ण जो है वो शिक्षा का अभियान सरकार द्वारा चलाया गया 2010 में, जिसमें कि 6 to 14 ईयर्स के जो है वो बच्चों के लिए ये चलाया गया। जिसमें कि क्या था कि गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके, गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के पार्टनरशिप में 2010 तक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सार्वभौमिक रूप से सभी राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में, गाँव में यूनिवर्सलाइजेशन कर देंगे कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन का। तो यानी हमारे देश में हर जगह पर कम से कम एक व्यक्ति 5वीं पास तो होगा ही। एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इसी के साथ साथ जो बैक टू स्कूल कैंप चलाए गए, स्कूलों में वापस लाने के लिए, एनरोलमेंट के लिए, आपको पता है मिड डे मील स्कीम्स
गरीबों के बच्चों को, ताकि गरीब जो हैं वो पुअर जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनको क्या पैसा कमाने के लिए काम पर ना लगाएं। जब स्कूल में खाना मिलेगा तो दे वर नॉट वरी अबाउट देयर फूड एंड अदर थिंग्स, सो दैट मिड डे मील स्कीम चलाई। तो दीज आर द ये जो है स्कूल में अटेंडेंस बढ़ाने के लिए बच्चों की, ताकि न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ाने के लिए। गरीबों को अब खाना प्रॉपर नहीं मिलता, पर जो स्कूल में उनको मिलता है वो अच्छा क्वालिटी का मिले, हर तरह का न्यूट्रिशन डाइट उनको मिले। तो ये प्रयास किए गए। अब आगे हम चलते हैं इसी में। तो इस तरीके से सरकार के प्रयासों के द्वारा हम देख सकते हैं बहुत सारे जो है प्रयास सरकार ने चलाए, पॉलिसीज चलाई, स्कूल्स खोले, प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल्स खोले। तो इस तरीके से 10th प्लान तक हमारी शिक्षा का स्तर काफ़ी बेहतर तो नहीं कह सकते, पर बहुत अच्छा होने लगा था। 18 to 23 ईयर के एज ग्रुप के बच्चों की संख्या 8% से 9% हो गई थी, यानी 18 से 23 तक के व्यक्ति जो है स्कूल जाने लगे थे, स्कूल कॉलेजेस उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे थे। तो इस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया गया। करिकुलम मॉडिफिकेशन, जो आपका सिलेबस, जो आपका पर साल का जो एक करिकुलम सिलेबस होता है, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए। तो एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार ने डिस्टेंट एजुकेशन के लिए, दूरस्थ शिक्षा के लिए भी प्रयास किया, IT एजुकेशन को भी बढ़ाने के प्रयास किए। तो ऑल दीज आर द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एजुकेशन लेवल अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ते गए। 1950 में सिर्फ 750 कॉलेजेस थे, 30 यूनिवर्सिटी थी पूरे देश में। अब आप देख सकते हैं पूरे देश में 1999 तक 238, अब तो ये और भी ज़्यादा हो गई हैं। तो टीचर्स की आप देख सकते हैं नंबर्स, दे आर इंक्रीजिंग, स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो दिस ओवरऑल डाटा रिफ्लेक्ट दैट the number of educated people are increasing, and the level of education, we can say, increasing day by day. So next, here is the role of health। और दूसरा हमारा एस्पेक्ट था पॉपुलेशन, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्जन थी, या ह्यूमन रिसोर्स का जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थी, उसमें हेल्थ है। हेल्थ में भी आपने देखा शाकाल विलास के, द डिफरेंस बिटवीन द हेल्थ ऑफ शाकाल एंड विलास। तो यहाँ पर हेल्थ बहुत रोल प्ले करती है। तो एक अनहेल्दी पीपल जो है, ही विल नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, अनहेल्दी पीपल विल नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट। एक अनहेल्दी व्यक्ति जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता एक ऑर्गेनाइजेशन पर, एक संस्था पर, यहाँ तक कि घर पर भी एक समस्या, एक बोझ बन जाता है। एन अनहेल्दी पर्सन बिकम अ लाइबिलिटी ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यहाँ पर हेल्थ की जिम्मेवारी, हेल्थ की समस्या बताई गई है कि हेल्थ किस तरीके से बेटर होने के कारण जो है, इम्प्रूवमेंट होने के कारण एक रिसोर्स बन सकती है, और कैसे एक समस्या, अगर बीमार हैं तो हमारे लिए एक समस्या बन सकती है। तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन डाइट सरकार की तरफ से, हेल्थ के जो है बहुत सी नेशनल पॉलिसी बनाई गई, जिसमें कि हेल्थ केयर के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, पौष्टिक आहार के लिए सरकार ने जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट थे, जनसंख्या के जो पिछड़े हुए वर्ग थे, जो जिनको अभी लाभ नहीं मिला था, नीची जाति के जो वर्ग थे, उनको बेहतर बनाने के लिए सरकार ने स्कीम्स चलाई, हेल्थ स्कीम्स चलाई। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाया, हॉस्पिटल्स को बेटर बनाया, मैन पावर को बेटर बनाया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर को गवर्नमेंट ने इम्प्रूव किया। रोजगार बढ़ेंगे तो लोगों को इनकम होगी तो उनकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। तो मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट दैट इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टिलिटी, यहाँ पर ये बताया गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जीवन मृत्यु प्रत्याशा कि एक व्यक्ति कितना एवरेज जीता है। तो वो भी हमारे देश में बड़ी, इन्फेंट मोर्टिलिटी होती है नवजात शिशु मृत्यु दर, यानी 1 साल से भी कम आयु के बच्चे जो है पैदा होने के बाद जो जी नहीं पाते हैं, तो वो भी हमारे देश में बहुत जो है ज़्यादा थी। उसको भी धीरे धीरे कंट्रोल में लाया गया। तो हमने हेल्थ डेथ रेट को घटाया,
डेथ रेट, बर्थ रेट आपने पढ़ा होगा 8 में। तो हमने डेथ रेट को घटाया और इस तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इम्प्रूव किया, बच्चों के स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाया, और हमने इस तरीके से देश में स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्याओं को बेहतर बनाया। तो यहाँ हमने ये सब आज डिस्कस किया कि एजुकेशन और हेल्थ को सरकार ने कैसे हमारे देश में आज़ादी के बाद से अब तक बेटर किया। ये आज के 2 पेजेस हम हेल्थ और एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है। हमारे देश की अब डेवलपमेंट में या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। अब अनएम्प्लॉयमेंट पहले आपको बताया गया है कि होती क्या है इसमें। वेरी फर्स्ट, अब आप अनएम्प्लॉयमेंट, आप सब वाकिफ हैं इस शब्द से, पर बेसिकली आप अनएम्प्लॉयमेंट को समझने में कुछ हद तक, सही मायने में समझने में जो है वो आप सक्षम नहीं हैं। तो यहाँ पर उसी को आपको एक लिटरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इज सेड एग्जिस्ट व्हेन अ पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जो भी तनख्वाह मिलती है उसमें वो काम करने को तैयार हो। विलिंग टू वर्क ऑन द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। जब एक व्यक्ति जितनी भी तनख्वाह एट प्रेजेंट मिल रही है लोगों को, काम की में जितनी भी सैलरी मिल रही है उस पर वो काम करने को तैयार है, उसको काम नहीं मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो है शाकाल है, शाकाल के घर में मान लीजिए एग्जांपल उसका ही उठा लेते हैं कि उसके घर में जो बहन थी या जो बच्चे थे, उस शीला थी उसकी वाइफ, वो डोमेस्टिक कोर्स मतलब घर के काम काज करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी। अब वो अनएम्प्लॉयड नहीं कही जाएगी, क्यों? क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहती थी बाहर। एक तो ये हो कि वो काम करना चाहे और उसे काम ना मिले, अब वो काम नहीं करना चाहती थी, सो शी वाज नॉट अनएम्प्लॉयड। और जीतू सीतू जो उसके ब्रदर्स थे शाकाल के, वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे क्योंकि वो अभी काम करने की उम्र में नहीं थे। तो जो काम करने की एज में 15 ईयर की एज में आ जाए और उसके बाद वो काम करना चाहे और उसे काम ना मिले, दैट पर्सन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। ओके, तो यहाँ पर यही बताया गया हु इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड एंड हु इज नॉट। यहाँ पर आपको ये सारा, ये जीतू सीतू की स्टोरी से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि विच पर्सन वी कैन से अनएम्प्लॉयड एंड विच पर्सन वी कैन नॉट से अनएम्प्लॉयड। यहाँ देखिए ये सारा आपको बताया गया है कि शाकाल की ब्रदर सिस्टर कौन एम्प्लॉयड कहा जाएगा, कौन अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। तो इस तरीके से अब अनएम्प्लॉयमेंट में 2 टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज अर्बन एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, देन सेकंड इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन और रूरल तो आप नाम से समझते ही हैं, जो लोग बेरोजगार हैं शहरों में वो अर्बन अनएम्प्लॉयड हो गए, और जो रूरल एरिया में हैं वो, ग्रामीण एरिया में है, वो रूरल अनएम्प्लॉयड हो गए। अब सीजनल नाम से स्पष्ट है, सीजनल पर्टिकुलर मंथ्स में, सीजन्स में, पर्टिकुलर सीजन्स में। और डिसगाइज का मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी, कि जिसमें हमें दिखता तो है कि व्यक्ति काम कर रहा है पर वास्तव में वो काम नहीं कर रहा होता है, वो हिडन जो है वो रूप से, छुपे हुए रूप से काम करता हुआ दिखता है, पर वो वास्तव में कार्यरत नहीं है, वास्तव में वो एम्प्लॉयड नहीं है। सपोज एग्जांपल, आपके खेत पर 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, किसी भी खेत पर मान लीजिए 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं और उसमें 50 टन का उत्पादन हो रहा है। एक जो है फार्म पर जो है 50 टन का उत्पादन हो रहा है। अब जो है 50 टन का उत्पादन होने से तो हम बात कर रहे हैं सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। पहले डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट।
डिस्गाइज का जैसा कि मैंने आपको बताया छुपी हुई बेरोजगारी, और सीजनल पर्टिकुलर सीजन्स में, पर्टिकुलर मंथ्स में। तो आपको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए खेत पर एक खेत में जो है वो 8 व्यक्ति लगे हुए हैं। अब उन 8 में 8 जो लगे हुए हैं वो 50 टन का उत्पादन कर रहे हैं। अब अगर उन 8 में से 3 को हटा दिया जाए तो भी 50 टन का उत्पादन हो रहा है। यानी 8 में से 3 को हटा दिया जाए तो 5 लोग पर्याप्त हैं 50 टन का उत्पादन करने। ये 3 हैं तो भी 50 टन का उत्पादन है, ये 3 नहीं है, ये 3 हैं 8 बन जाते हैं तब भी 50 टन का उत्पादन है, ये 3 नहीं है तो भी 50 टन का उत्पादन हो रहा है। मीन्स उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रोडक्शन नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो एक खेत में जो है वो ये 3 जो हैं ये डिस्गाइज्ड हैं, मतलब काम करते हुए तो दिख रहे हैं पर काम की इनकी ज़रूरत नहीं है। दे आर ओवर एम्प्लॉयड, दे आर एक्स्ट्रा, सो दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ये छुपे हुए रूप में बेरोजगार हैं, काम करते हुए दिखते हैं पर इनके काम का कोई भी औचित्य उपयोग नहीं है। तो ये था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और बात है सीजनल। सीजनल में क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पर्टिकुलर मंथ्स में कुछ महीनों में। अब देखिए फसल जैसे अब कट चुकी है, फसल गेहूं की कट चुकी है, आप देख रहे हैं सभी। और कटने के बाद जो है वो अब कुछ महीने 2-3 महीने खेत खाली हैं, जोते जा रहे हैं, बोए जा रहे हैं, उसके बाद खाली हैं, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा नहीं कमा पा रहा है किसान। या फसल बो दी जाए उसके बाद से लेकर फसल जब तक उगती है तब तक के 3-4 महीने बिल्कुल जो हैं वो खाली जाते हैं किसान के। तो ये 3-4 महीने उसके लिए बेरोजगारी के हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के हैं। या बर्फ़ फैक्ट्री का एग्जांपल मैं आपको दूंगी। बर्फ़ फैक्ट्री में जो काम करने वाले हैं, बर्फ़ फैक्ट्री हैं, गर्मियों में बर्फ़ की डिमांड है पर सर्दियों में नहीं है। पर्टिकुलर सीजन में जो है डिमांड हो, बाकी समय पूरे साल उसमें उसके काम की उसकी ज़रूरत ना हो, दैट इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये ही आपको यहाँ पर बताया गया है सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। आज मैं इस चैप्टर के लिए थोड़ी वीडियो लंबी बनाऊंगी ताकि आज हम इस चैप्टर को कवर अप कर लें सारे को। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, दे आर इन एग्रीकल्चर प्लॉट्स, ज़्यादातर खेती में पाई जाती है। अमंग फैमिलीज मेंबर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी और रिक्वायर सर्विस फॉर 5 पीपल बट एंगेज इन 8 पीपल। ये सारा मैं आपको समझा चुकी हूँ कि 5 लोगों की ज़रूरत है परंतु 8 लगे हुए हैं। जो 3 एक्स्ट्रा हैं, जो 3 एक्स्ट्रा हैं उनको अगर हटा दिया जाए प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आ जाते हैं हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो होती है एजुकेटेड, पढ़ी लिखी। शहरों में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होते हैं, गाँव में ज़्यादा अनपढ़ लोग बेरोजगार होते हैं। तो ये आपको अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक फिनोमिना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट अब आ गया। एक फिनोमिना है कि जो एक स्टडी, एक सर्वे से पता लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज फास्टर देन अमंग द मैट्रिकुलेट्स। कि जो ग्रेजुएट्स हैं, जो बीए पास हैं, एमए पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हैं, वो उनमें बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही है एज कम्पेयर टू द मैट्रिकुलेट 10वीं पास। तो आप सोच सकते हैं क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन हमारे देश में पाई जाती है। ये दोनों आपको मैं समझाऊंगी। एक तो ये कि हमने अभी पढ़ा कि एक हमारे देश में ग्रेजुएट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट ज़्यादा बेरोजगार हैं, तेजी से उनमें बेरोजगारी बढ़ती जा रही है बजाय के मैट्रिकुलेट्स के 10वीं पास की। क्योंकि एक 10वीं पास को पता होता है कि तू 10वीं पास है, तेरे लिए कोई बड़ी जॉब नहीं है, उसको अपनी एजुकेशन लेवल का पता होता है। सो ही कैन बी रेडी टू वर्क एज अ पियोन, एज अ वर्कर, को वर्कर इन एनी शॉप और एनी फैक्ट्री। तो वो कहीं भी छोटे मोटे काम पकड़ ले। पर एक पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति
उसको हेजिटेशन होगी छोटे नौकरियां प्राप्त करने में, पीएन की नौकरी प्राप्त करने में, या जो है वो एज अ को वर्कर इन एनी शॉप एटसेट्रा। तो छोटी फैक्ट्रियों पे काम करने में, छोटी जगहों पर काम करने में उससे हेजिटेशन होगी, वो उस काम को नहीं करना चाहेगा या करेगा ही नहीं। तो इसी कारण से पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन को काम नहीं मिल पाते, जबकि 10th पास को छोटी मोटी नौकरी, काम चलाऊ नौकरियां मिल जाती हैं। यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि काम चलाऊ, आप ये ना समझे कि इससे अच्छा तो 10th ही पास बढ़िया है, नहीं। एजुकेशन तो फिर भी एजुकेशन होती है। 10th पास को क्या नौकरी मिलेंगी वो मैंने आपको बताई है कि 10th पास जो है वो सिर्फ जो है एक वर्कर के रूप में रह जाते हैं। तो अब पैराडॉक्सिकल मैन पावर पर हम आ जाते हैं कि ए पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन अवेलेबल इन अवर कंट्री। पैराडॉक्सिकल मैन पावर से क्या मतलब है? एक जो है एक बिल्कुल विपरीत सिचुएशन पाई जाती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो कम अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये तो बड़ी एक विपरीत विरोधाभास की स्थिति हो गई। पैराडॉक्सिकल मैन पावर विरोधाभास का एक जो है नियम हो गया कि हमारे देश में क्या सिचुएशन है, सरप्लस है मैन पावर हमारे देश में। कई जगहों पर तो काम करने वालों की बहुत ज़्यादा भरमार है, भरे पड़े हैं लोग, एक का आपको चाहिए 10 आ जाएंगे। पर कहीं पर कई जगह ऐसी है जहाँ पर डिमांड है पर लोग ही नहीं है। डॉक्टर्स की देख लीजिए, बड़े बड़े स्किल्ड वर्कर में देख लीजिए, आईटी सेक्टर सेल में देख लीजिए, बड़े बड़े ऑफिसेज में देख लीजिए, हायर पोस्ट पे देख लीजिए, वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू रीच अप टू देयर प्लेस। उस जगह तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, हायर लेवल जॉब्स तक, स्किल्ड जॉब तक। तो हम ये कह सकते हैं, आपने भी बहुत बार देखा होगा कि कभी जब कोई बीमार हो जाते हैं तो आपस में पूछते हैं कोई अच्छा सा डॉक्टर बताओ। मीन्स डॉक्टर्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, बट अच्छा सा डॉक्टर मीन्स you want to know the name of the doctor which is skilled, highly skilled, जो बहुत ही skilled हो, जाओ अच्छा हो। तो हम जानते हैं कि हमारे देश की हालत कि आप वेरी सॉरी टू से कि पैसे देकर डिग्रियां मिल जाती हैं, बट उस कारण से हमें अच्छे वर्कर स्किल्ड क्वालिफाइड तो मिल जाते हैं, बीटेक एमटेक डॉक्टरेट क्वालिफाइड मिल जाते हैं, बट आर दे रियली स्किल्ड? वो स्किल्ड होते हैं? स्किल्ड मीन्स दोज हु आर परफेक्शनिस्ट ऑफ देयर वर्क, जो अपने काम का माहिर होता है वो। स्किल्ड वर्कर मिल जाएं, ये हमारे देश में बहुत ही एक विरोधाभास की स्थिति है कि वर्कर बहुत हैं, everyone is ready to work and we have lot of people to do work, but skilled नहीं है हमारे पास। एजुकेटेड हैं बट स्किल्ड नहीं है। डिग्री है सबके पास पर डिग्री के साथ उसका एक परफेक्शन नहीं है। दिस इज द पैराडॉक्सिकल मैन पावर, वी कैन से दिस इज द पैराडॉक्सिकल मैन पावर। पैराडॉक्सिकल मैन पावर here in India we can say technically qualified, वही मैंने आपको बताया अभी, टेक्निकली क्वालिफाइड हैं बट टेक्निकली स्किल्ड नहीं है। हमारे पास बहुत सी डिग्रियां आ जाती हैं टेक्निकली, बड़ी बड़ी डिग्रियां, पर्टिकुलर डिग्री का नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर कोई भी आप डिग्री लगा लीजिए, पैसे से एडमिशन हो जाते हैं, अप्रोच से एडमिशन हो जाते हैं, बट टेक्निकल स्किल बहुत ज़रूरी होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। वी नीड टेक्निकल स्किल दैट इज़ लैकिंग इन अवर कंट्री। एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ, और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हमारा ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे, बड़ी बड़ी नौकरियों में जिनको ज़रूरत है, जिनके पास स्किल है, वो रह जाते हैं क्योंकि अप्रोच नहीं है, पैसा नहीं है कई बार। और जिनके पास पैसा है, चाहे वो उसने पैसे से डिग्री ली हो, वो लग जाते हैं। तो दैट टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम की पैराडॉक्सिकल मैन पावर है। पीपल हु आर इन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न टू द लाइबिलिटी। तो इस तरीके से जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट होता है तो वो एक देश के लिए लाइबिलिटी बन जाता है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको यहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट समझाइए। उसके बाद हेल्थ का भी यही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके बाद हेल्थ का भी यही रोल है। हेल्थ भी इतनी ही हमारे देश के लिए पर्याप्त उपयोगी है। हेल्थ में भी हमारे देश के लिए के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे दिन प्रतिदिन हमारे देश में लो होता जा रहा है। इस तरीके से इनकम प्रोडक्टिविटी हमारे देश में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हालात
और बेहतर होते जा रहे हैं सरकार के प्रयासों से। तो ये आपका पूरा चैप्टर था जो आज हमने ख़त्म कर लिया है, और एक वीडियो मैं इसका बनाऊंगी ओवरऑल व्यू पर, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।